हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब एबनॉर्मल मोलेक्युलर मास पढ़ेंगे। उसी में टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। वांट ऑफ फैक्टर दोनों एक ही बात है। एबनॉर्मल मोलेक्युलर मास पढ़ो या वांट ऑफ फैक्टर। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो क्लास लेता हूँ उसका टेलीग्राम पे नोट्स रहता है, तो नोट्स जाके आप देख लेना। हो सके किसी बच्चे को नहीं बताओ। सॉल्यूशन का क्लास लेक्चर नंबर 6 से लेके अभी तक जो लेक्चर होते हैं सबका टेलीग्राम पे नोट्स होता है। और टेलीग्राम पे जो मतलब ग्रुप है उसका नाम क्या है? कृष्णा केमिस्ट्री मियोपुर ऑफिशियल। उस पर आप जाके देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस ये सब खत्म कर दिया था। और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल मोलेक्युलर मास। मैंने 4 रिलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ये पता होना चाहिए कि चारों कोरिलेटिव प्रॉपर्टी जो आप फॉर्मूला लिखते हो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। RLVP का जो आप लास्ट फॉर्मूला लिखते हो क्या लिखते हो? P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू क्या? X2, ये फॉर्मूला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू क्या? KB इनटू M। या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका? लास्ट KF इक्वल टू KF इनटू M। और उसी तरह ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक का क्या है आपका? तो पाई इक्वल टू CI। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? मैंने बताया था 2 टाइप का सब्सटेंस होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बाबू क्या है? वैलिड। अब इसमें देखोगे हर जगह यहाँ भी H2 की जगह पे याद होगा आपको N2/N1 प्लस N2 लिखते हैं। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर N2 की जगह पे क्या? W2/N2 और क्या? W1/M1। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। तो जो सब्सटेंस आयोनाइज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, KCl, HCl, NOH, कोई भी सॉल्ट ले लो, वो सब होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, कंडक्शन हो। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कल भी बताया था मैंने, शुगर हो गया, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, या शुगर हो गया, या यूरिया, ये सब जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये आयोनाइज नहीं होते हैं। आयोनाइज नहीं होते तो कंडक्शन नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका वैलिड नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट से अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो जो यहाँ पे सॉरी आपका जो मोलारिटी है, सॉरी मोलारिटी मोलेकुलर वेट, यहाँ देखो सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट M2, यहाँ भी चेंज करोगे तो लिखोगे आप W2 into 1000 M2 into W1। फिर हर जगह यहाँ भी कंसंट्रेशन में होगा, हर जगह आप सॉल्यूट का निकालोगे। और आप क्वेश्चन बनाए भी होंगे तो आपको पता होगा कि जो सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट, कभी क्या होगा, सब चीज डाटा दे देगा, किसी में सब डाटा दे देगा, आपको M2 पूछेगा, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, सभी अगर डाटा दिया है तो M2 का डाटा मैच कर जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मोलेकुलर वेट सेम नहीं आता। अब ऐसा क्यों होता नहीं होता है, सब हम बात करते हैं। ओवरऑल मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने फॉर्मूला है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर निकालोगे तो RLVP, इलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आपका कैलकुलेटेड डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं करेगा। अब देखो एक टॉपिक है एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। एबनॉर्मल मोलेकुलर मास का मीनिंग क्या है? यहाँ जितने फॉर्मूला थे, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मोलेकुलर वेट सॉल्यूट का निकालते हैं। RLVP में भी मोलेकुलर वेट आएगा सब में। तो इन चारों फॉर्मूला से जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलेकुलर वेट निकालोगे सॉल्यूट का, तो थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा, थ्योरेटिकल को ही कैलकुलेटेड डाटा बोलते हैं जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच करता है, तो इस केस में हम एबनॉर्मल नहीं बोलते हैं, मैच कर जाता है, नॉर्मल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जो ये डाटा आप थ्योरेटिकल निकालोगे एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करना तो हम सब बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया।
अगर आप थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच करता है तो बोलते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास, नहीं होता है तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब ऐसा क्या कारण है कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलिकुलर वेट है वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल मैच नहीं करता है, क्या कारण है? तो बात करते हैं हम लोग। ऐसे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का डेफिनेशन क्या है कि जब आप सॉल्यूट के लिए मोलिकुलर वेट निकालोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला से, तो डाटा नॉर्मल फॉर्मूला से मैच नहीं करेगा, नॉर्मल मोलिकुलर वेट से मैच नहीं करेगा, डाटा आगे जाएगा या पीछे जाएगा आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, जैसे NaCl है, NaCl है, इसका मोलिकुलर वेट कितने निकालोगे 23 और 35.5, तो क्या होगा 58.5। आप जानते हैं NaCl का मोलिकुलर वेट आना चाहिए 58.5। और जब आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूला मोलिकुलर वेट निकालना चाहोगे तो हमेशा चाहोगे NaCl का मोलिकुलर वेट 58.5 आना चाहिए। अगर ये 58.5 से कम आए या ज्यादा आए, इसका वैल्यू अगर आता है तो आप बोलोगे कि NaCl का मोलिकुलर वेट नहीं है। सही बात है, नहीं है, NaCl का मोलिकुलर वेट तो निकालने आता ही है 58.5। अगर ये थ्योरेटिकल डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है आगे या पीछे आएगा तो आप बोलोगे मोलिकुलर मास नहीं आया सेम, तो बोलेंगे हम सब एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलिकुलर मास किसी कंपाउंड का फाइंड करते हैं और वो एक्सपेक्टेड डाटा मतलब जो आप निकालते हैं उससे अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब देखो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास तो बता दिया मैं, अभी ये अलग क्यों आता है वो भी दिखाता हूं। होता है क्या, आप जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो एक चीज जोड़ करके पढ़ाया गया था आपको कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपका यूरिया है, उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, या आपका शुगर है C12H22O11, या आपका ये ग्लूकोज हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन में जाके वाटर में जाके या किसी सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो अगर आपने 100 मोलिक्यूल डाला तो ये 100 मोलिक्यूल रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे आपने NaCl डाला, बिफोर एसोसिएशन एक मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, मतलब एक पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल ट्रीट करना है, लेकिन टूटने के बाद ये 2 पार्टिकल हो जाएगा। उसी तरह अगर MgSO4 डालोगे आप, ये दिख रहा है आपको अभी एक मॉलिक्यूल एक पार्टिकल दिख रहा है, एक पार्टिकल दिख रहा है, टूटने के बाद ये 2 पार्टिकल हो जाएगा। अगर हम MgCl2 की बात करें, आपको एक पार्टिकल दिख रहा है, टूटने के बाद Mg+2 और 2Cl-। अब देखो कितना पहले टूटने से पहले एक पार्टिकल था, टूटने के बाद 1 और 2 हो गया। या AlCl3 देखो आप, Al+3 और 3Cl-, टूटने से पहले 1 था और कितना हो गया 3 1 4। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है टूटने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। अब ये आपको बड़ा पता लगता होगा कि ये NaCl तो था, यही तो सिर्फ अलग अलग हुआ है, यहाँ भी MgSO4 था, MgSO4 था, सिर्फ अलग अलग हुआ है। तो थोड़ा बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता कैसे, कुछ नहीं यार था, Cl अलग अलग हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने कल भी एग्जाम्पल समझाया था कि सपोज डेट कोई पर्सन है, एक का नाम गौरव है और एक का नाम सौरभ है, 2 कोई पर्सन है, उसको मैं अगर बोलूं कि लड़ो मेरे से, और लड़ने का मीनिंग क्या है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं। जोड़ने का मतलब कैसे, जैसे जुड़वा बच्चे जिस होते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे है ना जिनको हम ऑपरेट करके भी अलग अलग नहीं कर सकते। जनरली जुड़वा बच्चा अलग होता है, लेकिन कुछ एब्नॉर्मल जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका कोई बॉडी पार्ट सटा होता है जो हट नहीं पाता है। तो मान लो गौरव और सौरभ को मैंने जोड़ के या उसमें बांध के, दोनों को बांध के रस्सी से बोला लड़ो मेरे से, तो इस केस में क्या होगा, मैं अगर गौरव को धक्का दूंगा तो अगर गौरव सपोज डेट गिरा तो सौरभ भी गिर जाएगा, मतलब दोनों अच्छी एफिशिएंसी से नहीं लड़ पाएगा। अगर मान लो मैं गौरव और सौरभ को अलग अलग सेपरेट करके बोलूं अब लड़ो, तो उस केस में गौरव और सौरभ मेरे पे ज्यादा हावी पड़ेगा। वही केस यहाँ पे बाबू, जब ये NaCl है तो ये कंबाइंड दोनों साथ है, उतनी एफिशिएंसी से वेपर प्रेशर को लोअर नहीं करेगा।
लेकिन ये जब अलग हो जाएगा तो ज्यादा लोअर डाउन करेगा। उसी तरह AlCl3 है, अभी फिलहाल एक पार्टिकल है, टूटने के बाद एक और 3 4 हो जाएगा। तो यही फील आप कर सकते हैं कि डिसोसिएशन से पहले वो पार्टिकल कंबाइन था, तो जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज का आपको पता ही था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर घटेगा, और सब वेपर प्रेशर का ही रोल है। वेपर प्रेशर से RLBP में फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर से ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर से ही डिप्रेशन में फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर से ही क्या ऑस्मोटिक प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। सब मतलब घुमा फिरा के प्रेशर से ही टर्म रिलेटेड है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब बोलोगे ये क्या है, तो ये अभी भी कंबाइंड है, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है घुलने से पहले भी एक मॉलिक्यूल थे, पूरे एक पार्टिकल कंसीडर करोगे, घुलने के बाद भी एक ही रहेंगे, ये आयनाइज नहीं होगी। शुगर एक पार्टिकल था, घुलने के बाद भी एक ही रहेगा, ग्लूकोज एक था, घुलने के बाद भी ग्लूकोज रहेगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इनके केस में कोई लोचा नहीं है, इनके केस में थ्योरेटिकल डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा सेम आता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट केस में थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा सेम नहीं आने का कारण क्या है, ये डिसोसिएट होने के बाद अपने बिहेवियर को कर लेते हैं। जैसे मान लो आप इमेजिन करोगे इसे एक पार्ट, लेकिन दुगुना हो गया, दुगुना डिप्रेस करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को। यहाँ आप सोच रहे हो एक मॉलिक्यूल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल दुगुना होगा। AlCl3 है, ये 3 टाइम्स डिप्रेस कर देगा, ये कारण है। तो इलेक्ट्रोलाइट केस में जो है एब्नॉर्मल मोलेकुलर मास आएगा, कारण देख ही रहे हो आप, डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, और जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में सेम होगा। अब यहाँ पे एक वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को हम सब आई से डिनोट करते हैं। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, अब आई का 3 फॉर्मूला है बाबू। एक है आई का नॉर्मल मोलेकुलर मास बाई एबनॉर्मल मोलेकुलर मास, नॉर्मल मोलेकुलर मास बाई एबनॉर्मल मोलेकुलर मास, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है आई का बाबू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, ध्यान रखना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई क्या, कैलकुलेटेड को थ्योरेटिकली बोलते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आई का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ, आफ्टर ही कर देता हूँ, आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। अब ये देखो मैं दिखा रहा हूं, अब इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है, अब यहाँ 2 केस आएगा, डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि कुछ पार्टिकल जो है वो टूट गए, कुछ पार्टिकल एसोसिएट हो गए, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ 2 केस दिखा, जैसे आपका एग्जांपल दे रहा हूँ NaCl। NaCl जो है वो एनाइड में हो जाता है, एक पार्टिकल था 2 पार्टिकल होगा, इसके केस में भी क्या होगा, एब्नॉर्मल मोलेकुलर मास आएगा। और एक आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इस केस में क्या होगा, ये डाइमर बना लेता है, ये क्या बोलता है, डाइमर, ये 2 मिल के बना लेता है डाइमर, थ्रू H बॉन्डिंग करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी पहले ये समझा देता हूँ कि इसका नॉर्मल मोलेकुलर मास क्या होता है, एब्नॉर्मल क्या होता है। NaCl का नॉर्मल मोलेकुलर मास निकालने आता है आप लोगों को, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो क्या होगा 58.5, ये आप जानते हो। अगर NaCl का मोलेकुलर वेट निकाला जाए तो 58.5 आएगा। लेकिन देखो बाबू, टूटने से पहले NaCl 1 मोल पार्टिकल था, 6.022 into 10⁻23 इक्वल टू क्या 58.5, ये टूटने के पहले था। तो 1 मोल पार्टिकल का जो वेट होता है उसे मोलर वेट बोलते हैं। आप लोग मोल पढ़े हैं, 1 मोल पार्टिकल के वेट को क्या बोलते हैं, मोलर वेट या एटॉमिक वेट। तो 1 मोल पार्टिकल का वेट था, ये बिफोर एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, घुलने से पहले। लेकिन घुलने के बाद क्या होगा, 2 मोल पार्टिकल जगह दुगुना हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 into 6.022 या डायरेक्ट 2 मोल पार्टिकल सकते हो का वेट कितना है 58.5, या इसको ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हो डायरेक्ट
2 मोल पार्टिकल का, 2 मोल का वेट कितना है 58.5, 2 मोल पार्टिकल का, तो 2 मोल पार्टिकल का वेट है 58.5, तो 1 मोल पार्टिकल का क्या हो जाएगा 58.5/2, तो ठीक आधा हो जाएगा। ये जो वेट आएगा वो NaCl का एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब ये डाइजेस्ट आपको शायद हो रहा होगा, आप लोगों को बस यही याद रखना है कि हम लोग जो मोलकुलर वेट एटॉमिक वेट निकालते हैं वो 1 मोल पार्टिकल का वेट निकालते हैं। तो ये टूटने के बाद 2 मोल हो गया है, 2 मोल पार्टिकल का वेट 58.5 है, तो 1 मोल पार्टिकल का जो वेट होता है उसे ही हम सब क्या बोलते हैं मोलकुलर वेट एटॉमिक वेट। तो 2 मोल का वेट कितना है, 1 मोल का कितना है आधा, तो इस केस में आधा हो जाता है। अब मोलकुलर अगर 3 मोल हो जा रहा है तो उसके केस में थर्ड पार्ट हो जाएगा। जैसे आप AlCl3 ले रहे हो, अगर AlCl3 लोगे तो ये 4 है, तो मोलकुलर वेट का चौथा पार्ट हो जाएगा। ये मैं हटा दे रहा हूं, ये फॉर्मूला आप देख लो, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, कैसे लिखा है वो बताता हूं मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला करके निकल सकता हूं, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। यार देखो MgCl2 के केस में क्या होगा, इसका मोलकुलर वेट क्या हो जाएगा, तो टूटने से पहले आपका देखो 1 मोल पार्टिकल था, टूटने के बाद 3 मोल पार्टिकल, 3 × 6.022 × 10⁻⁴ 3 मोल पार्टिकल का वेट, इसका जो मोलकुलर वेट आ जाएगा कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम का 24 और 71 85, ये 85 मोलकुलर वेट था इसका, हो सके गलती से देख लेना। तो 3 मोल का वेट टूटने के बाद डिसोसिएट होने के बाद 3 मोल का 85, तो 1 मोल का जो होगा पार्टिकल का वही मोलकुलर वेट होगा 85/3, दे सकते हो। इसके केस में हो जाएगा क्या, मोलकुलर वेट बाई 4 हो जाएगा। तो ये था जब पार्टिकल जो सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा था, तो इस केस में जो है जहां जहां डिसोसिएट होगा, जैसे देखो ये 2 बार में डिसोसिएट हुआ है, ठीक आधा हो गया, ये 3 भाग में टूट रहा है तो बाई थर्ड हो गया, ये 4 भाग में टूटेगा तो ये मोलकुलर वेट का 4 हो जाएगा। तो डिसोसिएशन जहां जहां होगा वहां पे एब्नॉर्मल मोलकुलर वेट घट जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, NaCl के केस में नॉर्मल मोलकुलर वेट क्या लिखोगे आप 58.5, और बाबू एब्नॉर्मल मोलकुलर वेट क्या होगा तो 58.5/2। अभी मैंने लिखा है आपको फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, नॉर्मल बाई एब्नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है 58.5, एब्नॉर्मल 58.5/2, तो आई का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 100। तो डिसोसिएशन वाले केस में हमेशा आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, ये मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया है नॉर्मल बाई एब्नॉर्मल। अगर आई का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है, आप देखो नोट्स में, पहला है नॉर्मल बाई एब्नॉर्मल, दूसरा है ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड में क्या है, आपने NaCl को तो एक पार्टिकल कंसीडर किया है, तो जो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, वो डाटा आपके हिसाब से थ्योरेटिकल डाटा कम आएगा, लेकिन ये एक पार्टिकल अब 2 पार्टिकल हो गया है तो ज्यादा डिप्रेस करेगा। तो इसके केस में थ्योरेटिकल डाटा ज्यादा आएगा और कैलकुलेटेड डाटा कम, तो इस केस में भी आई ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। मतलब जब आप NaCl को एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो, एक पार्टिकल कंसीडर करोगे तो वेपर प्रेशर कम घटेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, लेकिन ये पार्टिकल एक नहीं, घुलने के बाद 2 हो जा रहा है तो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। मतलब कि आपका डिसोसिएशन में जो है ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा थ्योरेटिकल डाटा से काफी ज्यादा है NaCl में। MgCl2 में तो और ज्यादा आएगा, आप एक समझ रहे हो, ये टूट के Mg+2Cl- में हो जाएगा। AlCl3 लोगे तो ये Al+3 और 3Cl-, तो जैसे जैसे आयन यहाँ ऑब्जर्व थ्योरेटिकल ज्यादा है, यहाँ भी ऑब्जर्व ज्यादा आएगा, तीनों केस में जहां जहां डिसोसिएशन होगा उस केस में ऑब्जर्व डाटा थ्योरेटिकल डाटा से ज्यादा आएगा, थ्योरेटिकल ज्यादा है, नीचे कैलकुलेटेड कम है, आई ग्रेटर देन क्या होगा। अब देखो मैं एसोसिएशन का केस दिखाता हूं। एसोसिएशन का केस क्या है, तो ये डाइमर बना लेता है, एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड है, ये 2 मोल मिलके, ये 2 मोल को मिलके डायमर बनाते हैं। डायमर कैसे बनता है दिखाता हूं, H बॉन्डिंग होगी, ये OH,
और दूसरे का CO पार्ट कंसिडर कर लो, COOH। इसको उल्टा कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो कैसे H बॉन्डिंग करेगा। ये O नेगेटिव H प्लस पॉजिटिव, यहाँ H बॉन्डिंग कर लेगा, इसका H पॉजिटिव नेगेटिव। तो एसिटिक एसिड के केस में क्या होगा कि आप सोचोगे 1 मोल पार्टिकल डालोगे और ये डाइमर करके ठीक आधा हो जाएगा। जैसे आप A और B को बोलो कि जाओ अलग अलग लड़ने, अब ये दोनों अगर बंध जाए तो इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। हाँ, अगर आप A और B को साथ, जैसे इसके केस में क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट हो जा रहा है डाइमर। डाइमर का मीनिंग जानते हो कि जहाँ 2 पार्टिकल मिलके एक हो जाए। ट्राइमर का मीनिंग क्या, जहाँ 3 पार्टिकल मिलके एक हो जाए, ट्राइमर होता है। तो मैंने A और B को, यहाँ पे A और B को अलग अलग भेजा था, लेकिन दोनों साथ मिल गया, डाइमर बना लिया। तो आप 2 आदमी को भेजोगे अलग अलग लड़ने के लिए किसी एक बंदे से, इन दोनों का साथ हो जाएगा, उसका पावर घट जाएगा। और इसके ये आपका एसोसिएशन केस है, एसोसिएट हो जा रहा है, दोनों जुड़ जा रहा है। अब इसमें क्या है, आपने एक साथ भेजा लेकिन ये टूट के दोनों अलग अलग हो जाए तो ज्यादा फोड़ेगा, ज्यादा मारेगा सामने वाले को। तो इसके केस में डिसोसिएशन में क्या हुआ था, मोनोक्रोम मास घट जा रहा था, एब्नॉर्मल मोनोक्रोम मास। इसमें क्या हुआ, इसमें दिखाता हूं। एसिटिक एसिड का मोनोक्रोम वेट निकालोगे तो 60 आएगा, 60। तो देखो मान लो आप 1 मोल पार्टिकल दिए, पहले 1 मोल दिए, 1 मोल पार्टिकल, तो 6.022 into 10 power 23 बिफोर गुडनेस बलर, इतना का वेट कितना था बाबू, 60 ग्राम। 1 मोल पार्टिकल का वेट कितना था, 60 ग्राम। ये आफ्टर एसोसिएशन है, मतलब सोल्यूशन में डालने से पहले। लेकिन जब सोल्यूशन में जाएगा तो 2 मिलकर 1 हो जाएगा, तो पार्टिकल सीधे आधा हो जाएगा। तो 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल का, सॉरी हाफ मोल का वेट कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। पहले 1 मोल था, 1 मोल पार्टिकल था, दो ज्वाइंट होके आधा हो गया, हाफ मोल हो गया। तो हाफ मोल का वेट जब 60 ग्राम है, 1 मोल पार्टिकल कितना हुआ, 120 ग्राम। तो इस केस में मोलकुलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो आई निकालेंगे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, 1 मोल का वेट 60 ग्राम था, तो हाफ मोल का वेट कितना, सॉरी ये पहले है, जुड़ने से एसोसिएशन से पहले, जब सॉल्यूशन में डालेंगे एसोसिएट हो जाएगा। तो हाफ मोल का वेट अगर 60 ग्राम है, 1 मोल का वेट कितना होगा, 120 ग्राम। यह मोलकुलर वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई का फॉर्मूला सबसे पहला है क्या है, नॉर्मल बटा एब्नॉर्मल। तो नॉर्मल तो 60 आएगा, एब्नॉर्मल कितना आएगा, 120। तो इस केस में आई क्या होगा, लेस देन 1। इस केस में क्या होगा, आई लेस देन 1। वही फॉर्मूला आपका है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस केस में क्या इमेजिन करोगे, आपने 1 मोल पार्टिकल डाला था, जब 7 हो जाएंगे तो इफेक्ट घट जाएगा। तो यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू ही कम आएगा और कैलकुलेटेड ज्यादा आएगा। ऑब्जर्व ऊपर वाला वैल्यू कम, नीचे वाला ज्यादा, आई यहाँ क्या ले देना। तो किसी तरह सोचोगे तो ये कंफर्म है कि डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होगा और एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये समझ पा रहे हो कि डिसोसिएशन में मोलकुलर वेट घट जा रहा है, एब्नॉर्मल मोलकुलर वेट घट जा रहा है और एसोसिएशन में बढ़ जा रहा है। ये आप समझ गए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे तो आपको याद करना होगा, राइट। अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि पूरा पार्टिकल एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, ये भी है। अब हम लोग को इक्विलिब्रियम का कहानी दिखाना है, इक्विलिब्रियम से काम करना है। अब मैं केस दिखा रहा हूं सबसे पहले आपको डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, सबसे पहला इसमें केस 1 है डिसोसिएशन का, जिसमें मैं सबसे पहला दिखा रहा हूं NaCl का। मान लो NaCl अगर टूट जाए तो Na+Cl- से टूटेगा। तो मान लो T = 0 या बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन मान लो इसका A मोल है, इसका क्या हुआ 0 0। और आफ्टर डिसोसिएशन मान लो X डिसोसिएट हो गया, A में से X टूटा। जरूरी नहीं है कि 100% टूटे, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट तो सबके सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, जो स्ट्रॉन्ग साल्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, सॉरी गलती है, सॉल्ट सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस बात कर रहा हूँ,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे 100% आयनाइज होंगे, वहां अल्फा क्या होता है 1। तो अल्फा भी शायद याद होगा, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इक्वल टू क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा के केस में क्या होता है, याद हो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल डिसोल नंबर ऑफ मोल टेकन, जिसको हम जनरली x बाई a भी लिखते हैं, इसको हम सब x बाई a लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू x बाई a। तो उसी टर्म में लिख रहा हूं, x मोलकुलर डिसोसिएट हुआ तो ये x होगा। अब इसको देखो आप, यहां मैं x लिखा हूं, देख लेना, अच्छे x में कंफ्यूज होते हैं मेरी राइटिंग से। x इक्वल टू क्या होता है a अल्फा, तो इसको मैं लिखूंगा a अल्फा a अल्फा a अल्फा, x की जगह a अल्फा लिखा है। अब ये देखो I का 3 फॉर्मूला है, एक है नॉन बटा एम जो यूज करके मैंने दिखाया है, एक ऑब्जर्व बाई आपका कैलकुलेटेड है, एक लास्ट तीसरा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी बुक में तीनों फॉर्मूला लाइन से लिखा हुआ है। तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन का जो रेशियो है। तो देखो मैं बिफोर डिसोसिएशन मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले टोटल कितना मोल है, a प्लस 0 प्लस 0, टोटल क्या है a, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन क्या है बाबू, ए अल्फा से ए अल्फा कट जाएगा, ये इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा, ये तीनों को जोड़ दो, ये डाटा जोड़ दो, ए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ए प्लस 1 अल्फा आएगा। आई का वैल्यू क्या होता है, सॉरी आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर एसोसिएशन बाय बिफोर, तो ए 1 प्लस अल्फा बाय ए से कट गया, आई की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस अल्फा, ये होगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात होगी एन की वैल्यू हमेशा लिखा रहेगा, एन का मतलब क्या होता है कि मतलब ये पार्टिकल टूट के कितना एन दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल टूटने से 2 दे रहा है, एन की वैल्यू लिखूंगा 2। और इसके साथ लिख रहा हूं इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लो, अल्फा की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो आई क्या होगा 1 के बराबर है। ऐसे ही मैं MgCl2 के लिए एक और दिखाता हूं आपको, ये तो आप वीडियो में पढ़े होंगे, इस टाइप से पैटर्न। अब मैं इसमें MgCl2 दिखाता हूं। अब देखो MgCl2 जो टूटेगा, इसमें MgCl2 टूटेगा तो Mg प्लस और क्या होगा 2Cl माइनस में, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 3, एक पार्टिकल टूट के 3 पार्टिकल बन रहा है, यहाँ कैसे निकालेंगे फॉर्मूला आंसर, तो बिफोर डिसोसिएशन ये था, ये 0 0 लिख सकते हो, आफ्टर क्या होगा a माइनस a अल्फा, आप याद होगा अभी मैंने लिखा अल्फा इक्वल टू x बाई a है, तो ये क्या लिखोगे a अल्फा और ये 2a अल्फा होगा। अब बिफोर एसोसिएशन क्या है, ये तीनों जोड़ो तो ये आएगा, और आफ्टर एसोसिएशन ए अल्फा से ए अल्फा कट गया, क्या आएगा ए अल्फा से ए अल्फा कैंसिल, तो ए इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा आएगा, तीनों जोड़ दो। फिर आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम सब, आफ्टर बाय बिफोर, तो आफ्टर का वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा बाय ए है, ए से कट गया, y इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसमें है इस केस में अगर अल्फा का वैल्यू 1 होगा, अल्फा का वैल्यू 1 है तो 100% डिसोसिएशन, तो i इक्वल टू क्या आएगा, i की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, दिख रहा है आपको n की वैल्यू 3 है, 3 पार्ट डिसोसिएट कर रहा है 3 पार्ट में, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा। ये केस है, केस में और दिखाता हूं आपको, सब सेम ही है। फिर आपका इसमें अगर AlCl3 होगा, अगर AlCl3 होगा तो टूट के Al+3 और 3Cl- में बनेगा, n की वैल्यू कितनी होगी 3 4। यहाँ कैसे लिख लो आप, बिफोर होगा तो ये 0 0, आफ्टर की कहानी क्या होगी a माइनस a अल्फा, तो ये अल्फा, लेकिन ये 3 अल्फा होगा। तो देखो बिफोर डिसोसिएशन कितना है, तीनों जोड़ो ये होगा, और आफ्टर डिसोसिएशन ए अल्फा से अल्फा फिर कट जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा 3 अल्फा होगा। फिर आई की वैल्यू क्या करेंगे, वही हम सब आफ्टर बिफोर बाय आफ्टर, बिफोर है
ए प्लस ए ब्रैकेट 1 प्लस 3 अल्फा बाई ए, ऐसे कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 3 अल्फा, ये फॉर्मूला आ गया। फिर यहाँ पे अल्फा अगर 1 होगा अगर, तो i की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ओवरऑल मैं चाहूँ तो डिसोसिएशन का डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। चाहो तो आप डिसोसिएशन का डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे। तो डिसोसिएशन के लिए जनरल फॉर्मूला है, और डिसोसिएशन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, तो i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये i के लिए फॉर्मूला है। देखो मैं चेक करके दिखाता हूँ। NaCl में कितना होता है, n का वैल्यू 2 डालो, 2 माइनस 1, तो क्या होगा इसके लिए 12, कितना है i की वैल्यू 2 आएगा। अगर आप MgCl2 के लिए डालोगे, n की वैल्यू 3 है, 3 डालो, 3 में से इसके लिए i कितना आएगा 3 आएगा। अगर आप AlCl3 के लिए डालोगे, इसी फॉर्मूला में डालो, कितना होगा n की वैल्यू 4, 4 डालो, 4 में से 1 या 3, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला से आप लोग डिसोसिएशन कर सकते हो। फिर इसको अल्फा के टर्म में लिख लो, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो i माइनस 1 बाई n माइनस 1, इसे अल्फा भी कर सकते हो। अल्फा याद होगा आप लोगों को, एक लोग पढ़े हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये था डिसोसिएशन का। एसोसिएशन का बता देता हूं मैं, ये सब टेलीग्राम पे नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को, बस मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ। एसोसिएशन का पैटर्न दिखाता हूँ। एसोसिएशन मतलब कि दो मिलके एक बन जाएगा, तीन मिलके डायमर ट्राइमर केस होगा। सबसे पहला केस एसोसिएशन में मैं डायमर दिखा रहा हूँ। डायमर में मतलब कि दो मॉलिक्यूल है, दो मिलके A2 हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। इस केस में कैसे करेंगे, तो यहाँ भी बिफोर सोचते हैं, बिफोर डिसोसिएशन ये था, ये 0 रहा होगा। आफ्टर क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, तो मान लो ये अगर वही वाली फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू x बाई ए, x इक्वल टू होगा। मान लो ए अल्फा पार्टी डायमर फॉर्म किया होगा, ये क्या हो जाएगा ए अल्फा बाई 2। फिर यहाँ जोड़ो, बिफोर कितना है, बिफोर ए ही है आपका, और आफ्टर क्या है ये जोड़ो, तो ये एलसीएम लेना है यहाँ पर 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ अगर i निकालोगे, इस केस में i निकालोगे तो क्या होगा, तो a 1 माइनस अल्फा बाई 2, a से कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। मैंने थोड़ी देर पहले लिख दिया था कि आपको डिसोसिएशन में i हमेशा ग्रेटर देन 1 आया, और आया भी देखना है आपने, और एसोसिएशन में क्या होगा i हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो देखो अगर यह फॉर्मूला है इसके लिए, डायमर के लिए होगा, अगर इफ i इक्वल टू 1 होगा, सॉरी इफ अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, अल्फा अगर 1 लेते हैं तो i का वैल्यू क्या आएगा 1/2। देखो जस्ट आधा है, ये डायमर था। फिर ट्राइमर दिखा देता हूं और फॉर्मूला जनरलाइज कर देता हूं। अब ट्राइमर का केस दिखा रहा हूं। ट्राइमर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया। इस केस में क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन मान लो ए मोल था तो ये 0 रहा होगा। आफ्टर ये मान लो ए अल्फा पार्ट की ट्राइमर बना होगा, तो ये ए अल्फा बाई क्या हो गया 3। फिर से यहाँ देखो बिफोर एसोसिएशन क्या होगा, ए मोल पार्टिकल था, और आफ्टर एसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3। एलसीएम लो, कंप्लीट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 हो जाएगा। फिर आप i निकालो, i कैसे निकालोगे, आफ्टर बाई ये 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 बाई ए से कट गया, i इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। अब यही सी फॉर्मूला में आप डालो, इफ अल्फा 1 ले लो, इफ अल्फा 1 लोगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। देख ही रहे हो। अब एसोसिएशन के लिए भी जनरल फॉर्मूला है, एसोसिएशन के लिए जनरल फॉर्मूला है। कुछ बच्चे इसमें फंस रहे होंगे ऐसे पैटर्न लिखने में, ये हमने इक्विलिब्रियम में काफी लिखा है, इक्विलिब्रियम में भरपेट ऐसे क्वेश्चन बनाया हम।
अब जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जनरलाइज करो, आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा, ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, जिसमें आप अल्फा एक्स को लिख सकते हैं i माइनस 1 बाई एन। तो इस फॉर्मूला से आप ट्राई करोगे, देखो डायमंड डायमंड के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, पुट करके देखो डायमंड की चेक करो। तो यहाँ तक है, एक बार ये आप अच्छे से सॉल्व करो, कल मैं इस पे फिर क्वेश्चन बना के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वांटम फैक्टर, एक बार अप्लाई करो, पहले इसको देखो पहले। ओके बाय।